जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज की वीडियो में मैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो फिजिक्स वाली सीरीज़ है उसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा दिया है। और हाँ, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स वाली प्लेलिस्ट होगी वो मैं अलग से बना दूंगा। पहले मैं थियरी पोर्शन कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले आए थियरी में वो गलत ना हो पाए। ठीक। बाकी मैं न्यूमेरिकल तक के लिए हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कॉपी पे ही आपको कॉपी पेन पे क्लियर कर दूँगा, फार्मूला वगैरह लिख के न्यूमेरिकल्स लगवा के। अदरवाइज़ हो सके तो बोर्ड वगैरह खरीद लूँगा, तो ठीक है। खैर, शुरू करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीट क्या होता है। देखिए, हीट जो है वो एक तरीके की थर्मल एनर्जी है, यानी कि हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी का ही। और कहा जाता है कि जब मतलब कहा क्या जाता है, रिसर्च वगैरह हुई है कि जब कोई भी एक मतलब कोई दो बॉडी हो और एक बॉडी का टेम्परेचर जो हाई हो और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो हो, तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे आपस में, तो जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी होगी वहाँ से टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होने लगता है। तो हमें इससे एक प्रॉपर्टी पता चलती है हीट की, कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। अब इसी के साथ साथ एक और बात आपको बताता हूँ। हीट एनर्जी जो होती है, जैसे कि मैंने कहा, एक थर्मल एनर्जी है। सो बेसिकली जो थर्मल एनर्जी होता है वो सम होता है। किनका सम होता है? सम मतलब जोड़ होता है, योग होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। किसकी काइनेटिक एनर्जी? तो जो जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है उस वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे। तो उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन से जनरेट होती है उनके अंदर, जैसे वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, वहाँ पे रोटेशनल हो सकता है एंड ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। तो इन मोशंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उन सब का जब सम हम कर देते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलता है। अब आपको बताता हूँ ऐसा यूनिट क्या होती है हीट एनर्जी की। तो आपको एनर्जी की तो मैंने आपको ऐसा यूनिट पिछले वाले चैप्टर में बताया ही था, जूल होती है। ठीक उसी तरीके से हीट की भी हीट एनर्जी या हीट कहूँ, हीट की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल ही होती है। और एक और आपको बताता हूँ, जूल और कैलोरी। कैलोरी में भी हीट को मेज़र किया जाता है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, दैट इज़ 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है। 1 कैलोरी, सॉरी माई मिस्टेक, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये कैलोरी और जूल के बीच का रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। ऑप्शन में दिख रहेगा 4.08, 4.018, 4.18 जूल लिखा रहेगा, तो आपको यही टिक लगा के चले आना है। ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैलोरी क्या होती है। सो बेसिकली 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए, रेज मतलब बढ़ाने के लिए, जितने अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर होती है दैट इज़ 1 कैलोरी। ठीक है। सो बस इतना ही हीट में बताने के लिए मुझे लगता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है? जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, ठीक है, जिसको मेज़र करते हैं, वही होता है टेम्परेचर। मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में मतलब इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स यूज़ वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 2-3 इंस्ट्रूमेंट के मैंने नाम लिए थे, जिसमें मैंने क्रायोमीटर है ना, पायरोमीटर, इनका नाम लिया था। तो आज भी वो बता ही देता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप समझाते हैं, जो छोटे लेवल पे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं लेबोरेटरी में, तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। आज तक लेबोरेटरी में जो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर हम लोगों ने रिकॉर्ड करी है वो है 108 केल्विन। ठीक है। एंड जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहा है वो 10⁻⁻8 केल्विन है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था। हाँ, तो और आपको मैंने बताया था, अगर भूल गए हो तो फिर से बता देता हूँ। हम लोग क्रायोमीटर जो है वो भी टेम्परेचर को ही मेज़र करता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले जो टेम्परेचर होते हैं, मतलब उससे कम, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं। वहीं पे जब हम बहुत ही लार्ज हाई टेम्परेचर वाली बॉडीज़ को मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे जैसे सन हो गया, तो हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा शायद कि जो सन होता है, सन का जो कोर है, ठीक है, उसके उसके जो मतलब उसका जो टेम्परेचर कहा जाता है वो 10⁻7 केल्विन है, सॉरी 10⁻7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब मैं ये सब केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सब बता दूंगा। और जो उसका सरफेस, सन का जो सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। तो टेम्परेचर में मुझे लगता है बताने के लिए इतना बहुत है। ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर को इसके मतलब मेज़र करने के लिए 3 अलग अलग स्केल हैं, जिनका नाम कुछ इस तरीके से है। आपको पता होगा, डिग्री सेल्सियस सुना होगा, सबने सुना होगा, केल्विन सुना होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट सुना होगा। अब मैं थोड़ा सा इनको एलाबोरेट कर देता हूँ। डिग्री सेल्सियस के बारे में आप जानते होंगे। तो डिग्री सेल्सियस बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 100 पार्ट में डिवाइड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस उसका माइन्यूट मतलब मिनिमम टेम्परेचर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मैं आपको थोड़ा ईजी भाषा में समझाऊँ तो वाटर जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है हमारा वो मेल्ट हो जाता है।
और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा बॉईल करने लग जाता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ केल्विन स्केल जो है वो कहते हैं कि 273 उसका मिनिमम, इसके मिनिमल जो है मिनिमम इस पॉइंट होता है, और जो मैक्सिमम होता है 373 होता है। बेसिकली 273.15 होता है, लेकिन हम अपनी फॉर द सेक ऑफ फॉर कन्वीनियंस मैं उसे 273 राउंड ऑफ करके बोल देता हूँ, ठीक है। तो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक की उसमें मेजरमेंट्स होती हैं, किसमें, केल्विन स्केल में। फिर उसी तरीके से बात आती है हमारे डिग्री फ़ारेनहाइट की। डिग्री फ़ारेनहाइट में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, उसका थोड़ा अलग है। उसमें क्या अलग क्या है, मतलब उसके थोड़े मेजरमेंट्स वैल्यूज़ आपको थोड़ा यही याद करने में दिक्कत भी होगा, बाकी तो शायद आप याद कर लें। तो उसमें जो मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, मिनिमम जो स्केल पे पॉइंट होता है उसका 32 डिग्री होता है, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 212, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो उसमें जो डिवाइड किया जाता है उनके मतलब जैसे मैंने आपको बताया 100 के पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है, जो डिग्री सेल्सियस हाँ और जो केल्विन वाली स्केल होती है। लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया रहता है। अब देखो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी देखने को मिलता है, और इसका यूज़ आप कई बार क्वेश्चन बेसिक जब इजी सा क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे ही करोगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें फॉर्म एक रिलेशन होता है तीनों का एक साथ में। आपको जब जिस हिसाब से यूज़ पड़ेगा उस हिसाब से दो दो का उठा के, मतलब इक्विवेलेंट में दो दो का उठा के आप यूज़ कर लेना। सो इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से जो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 लिख लीजिए, मन करें, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बाई 100 एंड इज इक्वल टू 32 माइनस एफ अपॉन में 180, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल लाइएगा, नेगेटिव भी होता है टेम्परेचर, आपको पता होगा नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई मॉड और नहीं लगा है, जैसा भी आपको करना हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही था, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बता दिया है ये भी। अब कुछ हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो कि थियरी ही है बेसिकली, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल वाले कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा हूँ यहाँ पे। तो एकदम पहला टॉपिक मेरा है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी मतलब जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने टेम्परेचर को चेंज कर देता है। जैसे आपको पता होगा प्रेशर होता है, रेजिस्टेंस होता है, एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपना टेम्परेचर चेंज करे, ठीक है, समय के साथ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, जब कोई भी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए, ठीक है, और उनका टेम्परेचर लगभग मतलब बराबर हो, एकदम बराबर हो जाए, मतलब वहाँ पे अब कोई भी तरीके की हीट जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो रही हो, तो हम कह देते हैं दैट जो दोनों बॉडी हैं वो अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको थोड़ी बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई गई होगी तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाया गया होगा। हालांकि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ भी होते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्योंकि शायद आपके पेपर में ये आता नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे थर्मोडायनेमिक्स बहुत पसंद है, अगर आपको कहोगे तो ला दूंगा कभी किसी दिन, ठीक है। खैर जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, तो इसमें तीन सिस्टम आपको याद रखना है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। यहाँ पे सिस्टम ए और सिस्टम बी, ठीक है, मान लो कि सिस्टम ए और सिस्टम बी जो है वो सेपरेटली अलग अलग सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है कि जो ए बी सी है ये तीनों के तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम शो करने लगते हैं। इसी तरीके की जो फेनोमेना को हम कह देते हैं जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मतलब दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। इसमें ट्रिपल पॉइंट में बेसिकली ट्रिपल पॉइंट वाटर का ही निकालते हैं हम, और ट्रिपल पॉइंट में होता क्या है, वाटर की जो तीनों स्टेट होती है मैटर की, ठीक है, मैटर जो आपको पता होगा वाटर जो है वो तीन स्टेट में पाया जाता है, आइस और मतलब लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट कर रहा हो, जिसे कहते हैं जैसे कि आइस, लिक्विड, आइस, वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर या गैस कह लो आप, ठीक है। वाटर वेपर का ज़्यादा बेहतर है। प्योर वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसलिए मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स बताऊँ उन्हें जरूर आप लिख लीजिए, मन करेगा ही। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे अभी आपको मैंने कैलोरी का बताया था, कैलोरी का वाला डेफिनेशन बताया था, ठीक वैसा ही है, बस यहाँ पे यूनिट मास आ जाता है, ठीक है। यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें जितनी हीट की नीड होती है वही होता है हमारा स्पेसिफिक हीट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक हीट को हम दिखाते हैं स्मॉल सी या स्मॉल एस से भी दिखा देते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों बता देता हूँ, ठीक है, आपको नहीं कहूँगा कहीं से भी दोनों। तो इसका जो यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन, और इसका जो
डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है L² T-2 K-1, ठीक है, बिग ब्रैकेट में L² T-2 K-1। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो होती है 4200 किलोग्राम इनवर्स, जूल किलोग्राम इनवर्स और कैलोरी इनवर्स, ठीक है, यूनिट साथ में जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट गैस की जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसको हम डिनोट कुछ इस तरीके से कहते हैं, कैपिटल सी दिखा देते हैं ऐसा, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कैपिटल सी और नीचे पी ऐसे लिख देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। और जो क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है कैपिटल सी और नीचे वी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब जो इसमें होता क्या है कि जो कैपिटल स्पेसिफिक हीट जो होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर वो बड़ा होता है हमेशा स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से। इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला भी बनकर आता है जिसे मेयर्स फार्मूला कहते हैं, होता है CP माइनस CB। अब आपको कैपिटल नहीं बोलूँगा बार बार, ठीक है, CP माइनस CB इज इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल R जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। और आपको बता देता हूँ CP/CV का जो रेशियो निकल कर आता है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, कई बार आपको ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प कर सकता है। सो वीडियो मेरी बड़ी हो रही है इसलिए मैं इस चैप्टर को दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करूँगा और हो सकता है वहीं पे ख़त्म भी कर दूँ। तो यहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल फिजिक्स की जो थियरी पोर्शन थे वो ख़त्म कर दूँगा, मैं कल ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।